everyone, this is Saloni Pandey, your psychology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहां पर आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। सो स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे हमारे चैप्टर नंबर 7 दैट इज सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस से टॉपिक स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन फ्रॉम योर क्लास 12 साइकोलॉजी। सो एज वी ऑल नो कि आपकी क्लास 12 साइकोलॉजी से चैप्टर नंबर 7 हमने स्टार्ट कर दिया था एंड इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स की ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप कैसे फॉर्म होते हैं और इन सारी चीज़ों को ग्रुप की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया हमारे लास्ट लेक्चर में। आई होप सो आपने लास्ट लेक्चर देख लिया होगा और अब तक हमने जो भी सारा कुछ पढ़ा है, समझा है, वो सब आपको भी समझ में आ गया होगा बिना किसी डाउट के। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम ये देखते हैं कि ग्रुप फॉर्मेशन की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। आपको याद होगा हमने हमारे लास्ट लेक्चर में ग्रुप फॉर्मेशन को डिस्कस किया था कि ग्रुप्स जो हैं वो किस तरह से फॉर्म होते हैं। हमने कहा कि ग्रुप्स फॉर्म होंगे अगर उनमें कुछ मतलब ऐसी चीज़ें जैसे सिमिलैरिटी हमको देखने को मिल रही है, हमको देखने को मिल रहा है कि वहाँ पर जो भी पर्सन्स हैं उनके साथ में आपकी कहीं ना कहीं एक मेंटालिटी मैच होती है और बहुत सारी ऐसी प्रॉक्सिमिटी, ये बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि ग्रुप्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। बट क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई ऐसे, मान लो कोई एक ग्रुप है, आप उसमें जाते हो तो आप भी उस ग्रुप का पार्ट बन जाते हो? क्या ऐसा होता है कि ग्रुप्स फॉर्म हुए, मतलब 4-5 लोग साथ में आ गए और जस्ट ग्रुप फॉर्म्स हो गए, मतलब ग्रुप फॉर्मेशन हो गया? क्या ऐसा होता है? नो, नॉट ऑलवेज। क्योंकि हमेशा जब भी कोई ग्रुप फॉर्म होगा तो उसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, उन स्टेजेस के थ्रू ग्रुप्स डेवलप करते हैं। दैट मीन्स मेरा मतलब ये है कि जैसे मान लो आप 4-5 लोग हो, आप सब साथ में आ गए, तो क्या उसे एक ग्रुप कह दिया जाएगा? नहीं, आप बोलोगे उसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे, है ना। जैसे कि उसमें एक फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस भी होना चाहिए और इसी के साथ साथ में इसके अलावा मतलब उसमें कोई कौन कौन से पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे कि ग्रुप्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो हमने कहा कि जब एक कोई ग्रुप फॉर्म होगा तो उनका कोई एक अपना मोटिव होगा, उनके अपने स्टेटस होंगे, उनके अपने रोल्स होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो है एक ग्रुप फॉर्म होगा। बट उस ग्रुप, उसे आप ग्रुप बोलोगे, लेकिन वो ग्रुप ऐसा ही बना रहे आगे तक तो उसके कुछ स्टेजेस होते हैं और ग्रुप फॉर्मेशन कुछ स्टेजेस के थ्रू डेवलप होता है। रिमेंबर दैट लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ, ग्रुप्स डेवलप, जैसे सब कुछ डेवलप हो रहा है वैसे ही ग्रुप्स भी डेवलप होते हैं। आप किसी ग्रुप का मेंबर तब नहीं बनते हो जब आप उस ग्रुप ऑफ पीपल में ऐड हो जाते हो। इट इज नॉट जस्ट लाइक दैट। ग्रुप्स यूजुअली गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन, कॉन्फ्लिक्ट, स्टेबलाइजेशन, परफॉर्मेंस एंड डिसमिसल। तो ग्रुप्स जो हैं वो डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होते हैं। जैसे एक एग्जांपल लो, आपकी फ्रेंडशिप किसी के साथ में कितनी स्ट्रॉन्ग है ये आपको कब पता चलता है? जब आप बहुत ज़्यादा खुशी में भी हो, जब आपसे आपका दूसरा वाला जो भी ग्रुप मेंबर है वो आगे बढ़ जाए, जब आप लोगों के बीच में किसी तरह की कोई लड़ाई हो जाए, कोई कन्फ्लिक्ट हो जाए, और इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अगर आपकी फ्रेंडशिप बनी हुई है तो आप बोलोगे कि हाँ, हमारी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लाइक सभी अप्स एंड डाउन्स के बावजूद भी अगर आप फ्रेंड्स हो, दैट मीन्स आपकी फ्रेंडशिप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेम गोज विथ ग्रुप्स। जो ग्रुप्स होते हैं वो भी डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होते हैं, उनमें भी कन्फ्लिक्ट होता है, उनमें भी कभी स्टेबलाइजेशन का पॉइंट आ जाता है, उनमें भी परफॉर्मेंस होती है, डिसमिसल होता है, फॉर्मेशन होता है, और इन सारी चीज़ों के थ्रू ही एक ग्रुप डेवलप करता है। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट ग्रुप फॉर्मेशन, कि ग्रुप फॉर्म कैसे हुआ और अब उस ग्रुप की क्या सारी, ग्रुप फॉर्मेशन की क्या सारी स्टेजेस होती हैं। So Tuckman suggested that groups pass through 5 developmental sequences. तो टकमैन ने यहाँ पर 5 developmental sequences की बात करी है कि उन 5 sequences के थ्रू सभी ग्रुप्स पास होते हैं और उन स्टेजेस को सभी ग्रुप्स को पास करना होता है। समझ में आ रहा है आपको? देखो बेसिकली मैं आपसे क्या एक चीज़ बोल रही हूँ, हमने हमारे लास्ट लेक्चर से जो पढ़ा था उसी को कंटिन्यू करते हैं। कि सबसे पहले हमने ये बात करी थी कि व्हाट इज अ ग्रुप। तो हमने कहा 4-5 लोग साथ में आते हैं जिनका स्टेटस हो, रोल हो, उनके अपने गोल्स हो और कॉमन गोल्स हो, तो ये सारे लोग मिलके एक ग्रुप बनाते हैं। इनके क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हमने डिस्कस किया। तो अब ऐसा तो है नहीं कि 4-5 लोग कैसे भी साथ में आगे तो एक ग्रुप बना लेंगे, नहीं, उनके अंदर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे कि उनके बीच में प्रॉक्सिमिटी होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी तब जाके एक ग्रुप फॉर्म होता है। तो जब भी कोई अब एक ग्रुप फॉर्म हो गया तो वो जो ग्रुप फॉर्म हुआ है वो डिफरेंट स्टेजेस के थ्रू पास ऑन होगा और इस तरह से एक ग्रुप डेवलप होता है, एक ग्रुप स्ट्रॉन्ग बनता है।
इज दैट क्लियर? आई होप सो कि आपको लास्ट लेक्चर याद होगा, क्योंकि लास्ट लेक्चर अगर आपने समझा है तभी आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, है ना। तो प्रीवियस लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग कि कुछ स्टेजेस होंगी जिनके थ्रू, कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होंगी जिनके थ्रू ग्रुप पास ऑन होंगे और फिर जो है उनका डेवलपमेंट होगा, वो एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप बन के सामने आएगा। इज दैट क्लियर? तो टकमैन ने वो 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस बताई हैं। अब टकमैन की वो कौन सी 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, तो देखो सबसे पहला है फॉर्मिंग, फॉर्म करना, सेकेंड इज स्टॉर्मिंग, थर्ड इज नॉर्मिंग, फोर्थ इज परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ इज एडजर्निंग। इसको आप लोग लिख लेना, ठीक है, एक फ्लोचार्ट टाइप से इसका बना लेना। देखो ऐसे भी बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आपने यहां पे लिखा टकमैन्स 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस, ओके। ये आप लोग सब बनाओ, अभी इसी में हम लोग कुछ कुछ चीजों को ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। टकमैन के 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस, तो सबसे पहला कौन सा है? फॉर्मिंग, देन स्टॉर्मिंग, then norming, performing and adjourning. So here comes norming and then performing and adjourning, right? सो ये 5 स्टेजेस टकमैन ने दी हैं कि इन सभी 5 स्टेजेस के थ्रू कोई भी ग्रुप जो है वो पास ऑन होता है और ऐसे ही करके उसका जो है डेवलपमेंट होता है। सो सबसे पहले व्हेन ग्रुप मेंबर्स फर्स्ट मीट देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द ग्रुप, द गोल एंड हाउ इट इज टू बी अचीव्ड। जब भी कोई एक ग्रुप मेंबर्स आपस में मिलते हैं, जैसे मान लो अब एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है, मान लो आपका आपके फ्रेंड्स के साथ में एक ग्रुप बन गया है फॉर एग्जांपल। अब जब आप लोग सब ग्रुप मेंबर्स आपस में साथ में मिलते हो तो बहुत सारी ऐसी अनसर्टेनिटी होती हैं कि हमारे ग्रुप के क्या गोल्स होंगे और साथ ही साथ में हमारे उन गोल्स को हम लोग किस तरह से अचीव करेंगे। कोई भी ग्रुप हो, ठीक है, जैसे मैंने तो आपका ग्रुप लिया है जिसमें आप फ्रेंड्स वगैरह की मैं बात कर रही हूँ, बट मान लो कोई भी ऐसा ग्रुप है जो साथ में आया है, तो सबसे पहले कुछ अनसर्टेन चीज़ें होंगी कि भाई गोल क्या है हमारा, हम लोग किस तरह से उसे अचीव करेंगे। एंड पीपल ट्राई टू नो ईच अदर एंड असेस वेदर दे विल फिट इन। There is excitement as well as apprehensions and this stage is called forming stage। देखो क्या होता है, जैसे मैंने आपको याद होगा मैंने आपको एक प्रोजेक्ट वर्क वाला एग्जाम्पल दिया था, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने कि जैसे मान लो आप लोगों को टीचर ने कोई एक प्रोजेक्ट वर्क दिया है और वो एक ग्रुप प्रोजेक्ट वर्क है, तो आप लोग 5 लोग हो उस ग्रुप प्रोजेक्ट में, ठीक है। अब मान लो आपका एक ग्रुप फॉर्म हो गया है, मान लेते हैं कि आपकी क्लास में से टीचर ने ही रैंडमली कुछ कुछ स्टूडेंट्स को पिक किया है और उनका एक ग्रुप बना दिया है। क्लियर? अब ये ग्रुप बन गया। अब मान लो आप लोग 5 लोग हो और आप लोग 5 लोगों का ग्रुप एक बन चुका है, तो सबसे पहले क्या होगा, आप 5 लोग मिलोगे, फिर आप लोग सोचोगे कि यार अब प्रोजेक्ट वर्क को अचीव करना कैसे है, किस तरह से उस पर काम करें। साथ ही साथ आप लोग एक दूसरे को जानने की भी कोशिश करोगे। मान लो आप लोग सेम क्लास से तो हो लेकिन आप लोग को इतना ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं हुआ एक दूसरे के साथ में, या आप लोग डिफरेंट सेक्शंस के हो, तो पहले आप लोग एक दूसरे के साथ में मिलोगे, एक दूसरे को जानने की कोशिश करोगे, ये जानोगे कि यार इस प्रोजेक्ट वर्क में हम 5 एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे या नहीं, या कोई हमारे बीच में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बहुत ही डम्ब है और वो इस प्रोजेक्ट वर्क में हमारी कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। तो इस एक स्टेज में बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट भी होता है क्योंकि सब लोग साथ में मिल रहे हैं, किसी एक चीज़ के लिए काम कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा एप्रीहेंशंस भी होते हैं। तो ये जो स्टेज होती है ना, जिसमें आप सबसे मिल रहे होते हो, जान रहे होते हो, अपने गोल्स के बारे में, टास्क के बारे में सोच रहे होते हो, कैसे उसको अचीव करना है, इसे बोलते हैं फॉर्मिंग स्टेज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं? फॉर्मिंग स्टेज। मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकती हूं, knowing each other and our goals, how it is to be achieved। ये मैं शॉर्ट में लिख सकती हूँ ना, इसको समझने के लिए, बाद में याद करने के लिए कि फॉर्मिंग स्टेज कौन सी है। और मैं इसको एक और तरीके से ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इट इज अ स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड एप्रीहेंशंस। ऐसे भी लिखूंगी तो कुछ गलत नहीं लिख रही हूँ, है ना, सही लिख रही हूँ। क्लियर? मैं तो गलत लिखती नहीं हूँ।
फाइन. सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फॉर्मिंग स्टेज. फॉर्मिंग स्टेज में ये सारी चीजें होंगी. यह आपको अपने आंसर में नहीं लिखना है, लेकिन समझने के लिए आपको इसको लिखना है. अपने नोटबुक में इसको बना के रखो कि आगे इस टॉपिक को जब पढ़ोगे तो ये फ्लो चार्ट देख के सारा सब कुछ याद आ जाए. क्लियर. तो मैंने फॉर्मली क्या लिखा है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट एंड एप्रीहेंशन, और अपने समझने के लिए लिखा है कि दिस इज अ स्टेज ऑफ नोइंग ईच अदर एंड आवर गोल्स एंड हाउ इट इज टू बी अचीव्ड. ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें हम एक दूसरे को जानेंगे, अपने गोल्स को जानेंगे और कैसे उन्हें अचीव करना है इसके बारे में भी सोचेंगे. इज दैट क्लियर? सो दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर्मिंग स्टेज. ठीक है, याद रहेगा. अब सेकंड कौन सी होती है? सेकंड होती है स्टॉर्मिंग स्टेज. इसमें क्या होता है, ऑफन आफ्टर दिस स्टेज देयर इज अ स्टेज ऑफ इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट विच इज रिफर्ड टू एज स्टॉर्मिंग. अब क्या होने वाला है? अब होने वाला है इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट. अब ये इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट क्या है, कैसे होगा, थोड़ा सा इस पर भी डिस्कशन करते हैं. ठीक है, यहां पर क्या होने वाला है, इंट्रा ग्रुप conflict. So देखो, in this stage there is a conflict among members about how the target of the group is to be achieved, who is to control the group and its resources and who is to perform what task. जैसे मान लो आप लोग 5 लोग हो, मैंने आपसे बताया. अब आप लोग ने एक दूसरे को जान तो लिया. अब बात ये हो रही है कि भाई ग्रुप में हमारे पास में एक प्रोजेक्ट वर्क है. मान लो हमारे पास में डेडलाइन है सिर्फ और सिर्फ 5 डेज. 5 डेज में हमको ये ग्रुप जो प्रोजेक्ट वर्क है इसको कंप्लीट करके देना है. तो हमको 5 डेज में टारगेट को कंप्लीट करना है. अब मान लो उसमें से, जैसे मान लो ये 5 लोग हैं, ठीक है, मान लो उसमें से ये पर्सन बोलता है कि देखो 5 दिन में कंप्लीट करना है, तो हमको ऐसे करना पड़ेगा कि हम एक दिन ये काम करें, दूसरे दिन ये काम करें, तीसरे दिन ये काम करें. फिर यहाँ से इसने बोला कि नहीं नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, हम सबको एक दिन में इतना इतना वर्क अगर हम कंप्लीट करते हैं मिल के तो हमारा काम जल्दी होगा, फिर दूसरे दिन हमको ये करना पड़ेगा. यहाँ से ये पर्सन बिल्कुल डम्ब है. इसने बोला कि ऐसे तो कोई भी काम नहीं चलेगा, अब जब 5 दिन है तो इतनी जल्दी काम करने की क्या जरूरत है, आखिरी के 1-2 दिन में देखेंगे और हो जाएगा. और ये दोनों तो कुछ बोल ही नहीं रहे, ये दोनों बस सबकी सुन रहे हैं. अब मान लो इनमें से थोड़ी देर बाद कोई एक पर्सन बोलता है कि सुनो तुम लोग सब लड़ रहे हो तो बेटर है कि मैं इस ग्रुप का लीडर बन जाता हूँ. ठीक है, ये बोलता है कि मैं इस ग्रुप का लीडर बन जाता हूँ और मैं इस ग्रुप को लीड करूंगा और मैं बताऊंगा तुम लोगों को कि कैसे कैसे काम करना है. तो उतने में ये बोलता है कि नहीं नहीं तुम कैसे लीडर बन सकते हो, मेरे अंदर भी एबिलिटी है, मैं लीडर बनूंगा. तो मतलब एक तरीके का ग्रुप के अंदर ही कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया है कि टारगेट को कैसे अकम्प्लिश करें, कितने दिन में अकम्प्लिश करें, कौन इस ग्रुप को लीड करने वाला है, किसके पास में सारे रिसोर्सेज रहेंगे, कौन क्या काम परफॉर्म करेगा. जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये लास्ट लेक्चर में भी दिया था एग्जांपल कि आपको प्रोजेक्ट वर्क में ये बोला जाता है कि जो आपके मतलब डॉक्टर्स के ऊपर आपको थोड़ा सा रिसर्च करके आना है कि डॉक्टर्स का हेल्थ और उन वो मतलब किस तरह से उनका थॉट प्रोसेस चलता है, डॉक्टर्स के ऊपर आपको काम करना है. तो मान लो इस ग्रुप में से इसको आपने लीडर बना दिया और इसने बोला कि तुम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के से बात करना, तुम प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना, तुम आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास में जाना और तुम होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में जाना, और तुम लोग जो भी रिपोर्ट लेके आओगे मैं सारा कुछ उसको कंपाइल करके उसको प्रोजेक्ट में फॉर्म मतलब उसको प्रोजेक्ट का फॉर्म दे दूंगा. तो मान लो इसमें से किसी ने बोला कि अरे हम लोग तो सब बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए लेकिन तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो. क्लियर. तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट जो है वो शुरू हो जाएगा. क्लियर. क्या हो जाएगा, एक तरह का कन्फ्लिक्ट शुरू हो जाएगा. व्हेन दिस स्टेज इज कंप्लीट some sort of hierarchy of leadership in the group develops and a clear vision as to how achieve the group goal. तो मतलब अब ये स्टॉर्मिंग स्टेज है, इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट चल रहा है, सब आपस में एक दूसरे के साथ में जो है ये चीज चल रही है कि कौन टारगेट को मतलब किस तरह से टारगेट को अचीव करेंगे, कौन लीड करेगा, ये सारा कुछ. बट होता ऐसा है कि अब क्योंकि करना तो सबको काम एक साथ में ही है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि यही पर्सन सारा काम कर ले, यही पर्सन सारा काम कर ले, क्योंकि ग्रुप वर्क दिया है तो दैट मीन्स आपको साथ में ही करना है. तो इन लोग ने थोड़ा सा आपस में समझा चीज़ों को और इन्होंने कहा कि अगर हम लड़ते रहेंगे तो हमारे 5 दिन भी यूं ही वेस्ट हो जाएंगे. तो हम एक काम करते हैं, फाइट नहीं करते हैं, कन्फ्लिक्ट नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग आपस में एक हायरार्की बना लेते हैं. जैसे मान लो कि सबको ऐसा लग रहा है, 5 में से 3 लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये सबसे ज़्यादा समझदार स्टूडेंट है, तो इसको चलो हम लोग अपना हेड बना देते हैं कि ठीक है तुम हमको लीड कर लेना. ठीक है, फिर हमने कहा कि ठीक है हम लोग ये काम कर लेंगे. तो ऐसे करके एक पूरी हायरार्की बन गई कि कौन क्या काम करेगा, किसको क्या काम दिया जाएगा, और इस तरीके से एक पूरा हायरार्की इन लोगों ने बना लिया. हायरार्की क्या होता है, रैंक या ऑर्डर, रैंक ऑफ ऑर्डर भी इसको बोल सकते हो, रैंक और ऑर्डर.
जैसे आपकी क्लास में होता है ना कि जो टॉप करेगा वो फर्स्ट पे आएगा, फिर उससे कम मार्क्स जिसके होंगे वो सेकंड पर होगा, फिर उससे कम जो होंगे वो थर्ड पर होगा। तो ऐसे एक पूरी हायरार्की बन जाती है। सेम यहाँ एक हायरार्की बन जाएगी कि कौन लीड करेगा, कौन ग्रुप में हम उसको सारी चीज़ें देंगे, कौन लीड करने वाला है, और एक पूरा क्लियर विजन कि हम लोग ये 5 दिन में कैसे, मतलब एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि हम ये 5 दिन में कैसे अपने प्रोजेक्ट वर्क को पूरा एकम्प्लिश करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये कहाँ पर आएगा? स्टॉर्मिंग स्टेज से, कि पहले कन्फ्लिक्ट होगा लेकिन धीरे धीरे करके उस कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर लिया जाएगा और एक हायरार्की जो है वो पूरी तरह से बन जाएगी, मतलब आपस में ही आप लोग सारी चीजों को समझ लोगे। नाउ अनदर स्टेज इज व्हाट? नॉर्मिंग। अब नॉर्मिंग में क्या होता है देखो, ग्रुप मेंबर्स बाय दिस टाइम डेवलप नॉर्म्स related to group behavior. This leads to development of a positive group identity. Norming का मतलब होता है norms बनाना। Norms क्या होते हैं? Unwritten rules. Norms का मतलब क्या होता है? Unwritten rules. अब ये रूल्स किस तरह के हैं देखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अब आप लोग प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हो, तो इस प्रोजेक्ट वर्क में ऐसा होता है कि अब आप लोग ने एक पूरा हायरार्की बना लिया। अब जो लीडर था उसने बोला कि देखो लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग फॉलो करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मान लो ऐसे बच्चों में ये चीज़ें होती थी पहले, फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अपने प्रोजेक्ट का सामान खुद से लेकर आओगे, ठीक है, आप लोग कभी भी एक दूसरे से सामान नहीं लोगे, आपका जो भी रिसोर्सेज आपको चाहिए, जिन भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट आपको है वो आप अपना खुद से लेकर आना और खुद से अपना सारा काम करना। आप कभी किसी दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करोगे, आप अपना काम करोगे, दूसरा अपना काम करेगा। अगर आपको लगता है कि कहीं पर उसके काम में ये चेंज हो सकता है तो आप सीधे आके लीडर को बताओगे और लीडर उसे बोलेगा, आप नहीं बोलोगे, नहीं तो हो सकता है कि आपस में आप लोगों की बहस होने लग जाए, ठीक है। और ऐसा भी डिसाइड कर लिया कि जब ये पूरा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर उसके बाद में कहीं पर एक जो है मूवी डेट पर चलेंगे सारे के सारे, ठीक है, ताकि एक एक्साइटमेंट भी बना रहे काम करने का। और इसी के साथ साथ में कुछ कुछ ऐसे रूल्स बना लिए, ऐसे रूल्स जो कहीं पे लिखे नहीं है और उसे तोड़ने से आपको कोई जेल नहीं हो जाएगी, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी बना ली कि भाई ये चीज़ें हैं जो हम सबको फॉलो करना है। इज दैट क्लियर? जैसे हमारी सोसाइटी में कुछ नॉर्म्स होते हैं कि जब भी आपको, जैसे कहीं हमारे कल्चर में ऐसा सिखाया जाता है ना कि आप कभी भी किसी एल्डर पर्सन से, जो आपसे बड़ा है, ठीक है, आप कभी उससे मिल रहे हो तो आपको हमेशा उसको ग्रीट करना है, आपको उसको नमस्ते बोलना है, या आपको उसके फीट टच करने हैं, या आपको जो भी जिस भी तरह से आप उसको ग्रीट करोगे वो आपको करना है। कभी भी आपको किसी के साथ में मतलब ऐसे मारना नहीं है किसी को, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ें होती है ना जो हम सब फॉलो करते हैं, जो कहीं लिखी नहीं है, जो कोई ऐसे लिखे हुए रूल्स नहीं है, कुछ लीगल नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको मानते हैं। तो वो कुछ नॉर्म्स ग्रुप के अंदर बना लिए जाएंगे कि आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है और सब उसको फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी बनना शुरू हो जाएगी। सब अपने अपने हिसाब से अपना अपना काम करेंगे ताकि किसी के बीच में कोई ऐसी फाइट ना हो, सबको वो नॉर्म्स पता रहेंगे, सब उस रूल्स को फॉलो करेंगे, है ना। तो ये हो गया आपका नॉर्मिंग। दैट मीन्स डेवलपिंग सम नॉर्म्स रिलेटेड टू ग्रुप बिहेवियर, कि ग्रुप में किसको किस तरह से बिहेव करना है उन सारी चीजों को लेके। सो इसको लिख लेते हैं नॉर्म्स, नहीं डेवलपिंग नॉर्म्स लिखते हैं, ठीक है, डेवलपिंग नॉर्म्स related to group behavior, related to what? group behavior. is that clear? तो इस तरह से आपको नॉर्मिंग में ये एक चीज आप लोग लिख लो, फाइन। इसके बाद में क्या है, परफॉर्मिंग एंड एडजर्निंग, ठीक है। तो इन दोनों को जानते हैं, ये समझ में आ गया आपको कि फॉर्मिंग स्टेज कौन सी है, स्टॉर्मिंग स्टेज कौन सी है और नॉर्मिंग स्टेज कौन सी। यहाँ पे इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट होगा लेकिन बाद में एक हायरार्की बन जाएगी, बाद में एक हायरार्की बन जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जब नॉर्म्स डेवलप होंगे तो नॉर्म्स के बनने से क्या होगा कि एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी बनेगी, पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी। ये किससे बनने वाला है, नॉर्म्स से। तो ये भी यहाँ पर नोट कर लेना कि यहाँ से जो है एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी बनने वाली है। क्लियर? आ रहा है सब कुछ समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं परफॉर्मिंग स्टेज पे। देखो इसमें क्या होता है। नाउ परफॉर्मिंग से वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि अब आपको परफॉर्म करना है, जो भी आपका टास्क था, जो भी आपने ग्रुप जिस चीज के लिए बनाया था, अब आपको उसको फुलफिल करना है। So by this time the structure of the group has evolved and is accepted by group members. अब यहाँ पे एक पूरा स्ट्रक्चर बन चुका है ग्रुप का कि कौन लीड करेगा, किसके पास में क्या सारा काम होगा, और उसको सभी ग्रुप मेंबर्स ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। The group move
towards achieving the group goal and for some groups this may be the last stage of group development. अब जो ग्रुप है वो अपने गोल को अचीव करने के लिए काम करता रहता है. कुछ ग्रुप्स के लिए यही लास्ट स्टेज भी होती है कि सबने अपना अपना काम कर दिया, सबकी परफॉर्मेंस होगी और ग्रुप खत्म. लेकिन कुछ ग्रुप्स के लिए, जैसे कि अगर हम एक कमेटी या कोई एक स्कूल फंक्शन की हम बात करते हैं, तो वहाँ पे एक और स्टेज होती है जिसे बोलते हैं एडजर्निंग स्टेज. इस एक स्टेज के अंदर क्या होता है, once the function is over the group may be disbanded. However, it must be stated that all groups do not always proceed from one stage to the next in such a systematic manner. इसका मतलब देखो क्या होता है, बेसिकली ऐसे समझो. परफॉर्मिंग स्टेज में अब आप क्या करोगे, देखो अचीविंग गोल्स, आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए वर्क करोगे और जहां तक है आप अपने गोल को अचीव कर भी लोगे. जैसे आपको प्रोजेक्ट वर्क बनाना था, जो प्रोजेक्ट वर्क आपको दिया था टीचर ने, तो आपको उस प्रोजेक्ट में जो भी आपके गोल्स थे कि सब डॉक्टर्स का जो है डेटा कलेक्ट करके लाए, जैसे ये 4 लोगों को बोला था डेटा कलेक्ट करके लाने को, तो ये 4 लोग डेटा कलेक्ट करके लाए, आपने उसको पूरा एनालाइज किया और फाइनली आपने एक पूरी रिपोर्ट बना के उसको सबमिट कर दिया. तो दैट मीन्स कि आपका परफॉर्मेंस हो गया, आपने अपनी रिपोर्ट मैडम को दे भी दी, आपका प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट भी हो गया. कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि यहीं पर ये ग्रुप अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है कि ठीक है, जिस चीज के लिए ग्रुप बना था अब वो चीज आपने अचीव कर ली है तो आपका ग्रुप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. तो कहीं कहीं पर जो कुछ कुछ डेवलपमेंटल स्टेजेस होती हैं वो यहाँ पर ही एंड हो जाती हैं. ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि इसी एक स्टेज पर जो ग्रुप है वो एंड हो जाता है. लेकिन कहीं कहीं पर ये 5th स्टेज दैट इज एडजर्निंग स्टेज भी आती है. इसमें क्या होता है, आप ऑफिशियली जो है वो ग्रुप को डिसबैंड कर रहे होते हो. ठीक है, डिसबैंडिंग ग्रुप, डिसबैंडिंग ग्रुप कि अब जो है हम लोग जो ग्रुप के मेंबर्स थे, हम लोग ने जो मिलके काम किया है, अब ये ग्रुप पूरी तरह से ऑफिशियली खत्म होता है. अब इसके जो मेंबर्स होंगे वो एक ग्रुप की तरह काम नहीं कर रहे होंगे. हाँ, उनके बीच में फ्रेंडशिप रह सकती है लेकिन अभी वो लोग इस ग्रुप के मेंबर्स नहीं है. दैट इज द स्टेज ऑफ एडजर्निंग. वो कहीं कहीं पर ही होता है. तो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ टकमैन्स 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस. आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू. फाइन, तो ये सारी स्टेजेस आपको समझ में आई. देखो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं. दैट मीन्स सब आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं, सबको जानने की कोशिश कर रहे हैं. फिर अपने क्या क्या गोल्स होंगे, कैसे अचीव करना, उस पर बात कर रहे हैं. लेकिन फिर इंट्रा ग्रुप कन्फ्लिक्ट भी हो जाता है. हो सकता है कोई किसी की बात किसी को पसंद नहीं आ रही है, कौन लीडर बनेगा सबको पसंद नहीं आ रहा है, तो वहां पर कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं. लेकिन धीरे धीरे करके उसको ये लोग खुद ही आपस में अपनी अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व कर लेंगे. फिर कुछ नॉर्म्स बनाए जाएंगे जिन्हें सभी लोग फॉलो करेंगे और उसी बिहेवियर को सबको करना है. इस तरह से एक पॉजिटिव ग्रुप आइडेंटिटी बन जाएगी. फिर सब अपना अपना काम करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के लिए. जब सबके गोल्स अचीव हो जाएंगे तो इस ग्रुप को खत्म कर दिया जाएगा ऑफिशियली. इज दैट क्लियर? सो दीज आर दी 5 स्टेजेस ऑफ टकमैन फॉर द ग्रुप डेवलपमेंट और ग्रुप फॉर्मेशन. पर जरूरी नहीं कि हर एक ग्रुप में ऐसी ही 5 स्टेजेस हों, सभी हर एक स्टेज से फॉलो करते हो. जरूरी नहीं है कि स्टॉर्मिंग स्टेज हर ग्रुप के अंदर आए. मान लो कि आपके फ्रेंड्स का ग्रुप अगर टीचर ने बनाया होता तो उसमें शायद स्टॉर्मिंग स्टेज नहीं आती, क्योंकि आप लोग के अंदर खुद ही इतनी अंडरस्टैंडिंग होती कि किसको क्या काम देना है, तो आप लोग खुद ही से सारा कुछ कर लेते और शायद स्टॉर्मिंग स्टेज आती ही नहीं. जरूरी नहीं कहीं कहीं पर नॉर्म्स बनाए जाए. शायद अगर आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता तो फॉर्मिंग स्टेज भी नहीं आती, क्योंकि आप लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो. तो जरूरी नहीं है कि सारी स्टेजेस हर एक ग्रुप के अंदर आए. ठीक है, कहीं कहीं पर कुछ कुछ को स्किप भी किया जा सकता है. And sometimes several stages go on simultaneously, while in other instances group may go back and forth through the various stages or they may just skip some of the stages. वैसे तो कुछ कुछ ग्रुप्स में सारा जैसे स्टेजेस दी गई हैं 1 2 3 4 5 वैसे ही जाता है, पर जरूरी नहीं कि सब जगह हो. कहीं कहीं पर कुछ कुछ स्टेजेस को स्किप भी किया जा सकता है. एंड इस ये जो प्रोसेस है ग्रुप फॉर्मेशन का, इसमें ग्रुप जो है वो अपना एक स्ट्रक्चर भी डेवलप कर रहे होते हैं. ठीक है, कि ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब ग्रुप में कौन मेंबर क्या काम करेगा और ये सारी चीजें. सो वी शुड रिमेंबर दैट ग्रुप स्ट्रक्चर डेवलप एज मेंबर्स इंटरैक्ट एंड ओवर दिस टाइम the interaction shows regularities in distribution of tasks to be performed, responsibilities assigned to members and the prestige or relative status of members. तो इस तरह से जो ग्रुप मेंबर्स होंगे ये हमको ध्यान में रखना चाहिए कि जब वो आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं तब एक ग्रुप स्ट्रक्चर बनता है. धीरे धीरे करके ये जो इंटरेक्शन है इसमें रेगुलरिटीज आने लग जाती हैं, मतलब डेली ही सब जो है आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को उसका काम बता रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता रहे हैं और सब आपस में एक दूसरे के साथ में मिलके काम कर रहे हैं. तो इसे एक ग्रुप स्ट्रक्चर बोलेंगे कि सबके पास में अपना अपना काम है, सब अपना अपना काम करने एक दूसरे की हेल्प भी ले सकते हैं, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में ये जो ग्रुप है ये फंक्शन कर रहा है, तो इसे ग्रुप स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा इंट्रैक्शन होगा उस तरह से ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो भी डेवलप होता है। नाउ देयर आर 4 important elements of group structure and what these are, let's discuss this as well. So I hope so कि stages of group formation आपको समझ में आया कि ग्रुप किस तरह से फॉर्म किया जाता है, ठीक है। अब देखो कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं ग्रुप स्ट्रक्चर के, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ग्रुप स्ट्रक्चर क्या हो गया, जैसे जैसे लोग आपस में एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करते हैं वैसे वैसे ये ग्रुप स्ट्रक्चर बनता है, पर इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला है roles are socially defined expectations that individuals in a given situation are expected to fulfill, and roles refer to the typical behavior that depicts a person in a given social context. रोल्स का मतलब क्या है यहाँ पे कि सबको अपना अपना रोल डिफाइंड है कि आपको क्या काम करना है, आपको क्या काम करना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये 5 मेंबर्स का एग्जांपल दिया था कि मान लो इस पर्सन को बोला गया है कि तुमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर से डेटा कलेक्ट करके लाना है, तो इसका रोल ये है। इसको बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, तो इसका रोल ये है। सबके पास में अपने अपने रोल्स डिफाइन होते हैं और सबको उसी तरह से काम करना होता है, सबसे यही एक्सपेक्टेशन होती है। रोल्स क्या होते हैं, एक तरह का टिपिकल बिहेवियर जो एक पर्सन को डिपिक्ट करेगा किसी गिवन सोशल कंटेक्स्ट के अंदर, मतलब एक ग्रुप में उसको क्या काम दिया है ये उसके रोल से हमको समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कभी कुछ प्ले वगैरह होते हैं स्कूल में, शायद आप लोग ने पार्टिसिपेट भी किया होगा, है ना, जैसे ड्रामा या नाटक, ये सारी चीजें कहा जाता है। उसमें क्या होता है, एक स्टोरी लाइन प्रिपेयर करते हो और उस स्टोरी लाइन में सभी कैरेक्टर्स होते हैं और फिर वो सभी कैरेक्टर्स अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल रामायण का सीन चल रहा है, तो उसमें अगर किसी को राम बनाया है तो हमको उसके रोल से ये चीज़ समझ में आएगी, जब वो राम जैसे बिहेव करेगा तब हमको पता चलेगा कि अच्छा इसको राम का जो है रोल दिया गया है। तो दैट मीन्स कि ग्रुप के अंदर सबके अपने अपने रोल्स होते हैं कि किसको क्या चीज़ करनी है, किसको क्या चीज़ करनी है। इज दैट क्लियर? तो पहला क्या हो गया, रोल्स। दूसरे होते हैं नॉर्म्स। नॉर्म्स क्या होते हैं, अनरिटन रूल्स, वी ऑल नो। सो नॉर्म्स आर एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर एंड बिलीव्स एस्टैब्लिश्ड, एग्रीड अपॉन एंड एनफोर्स्ड बाय ग्रुप मेंबर्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर और बिलीफ जो बनाए जाते हैं जिन्हें सभी को फॉलो करना होता है, ये वो सारी चीज़ें हैं और इन्हें जो है एक ग्रुप के अनस्पोकन रूल्स भी कहा जाता है। मतलब इन्हें बोला नहीं जाता पर सब जानते हैं। जैसे हमारी फैमिली के अंदर कुछ नॉर्म्स होते हैं जो फैमिली को रन करते हैं और ये रिप्रेजेंट करते हैं शेयर्ड वे ऑफ व्यूइंग द वर्ल्ड। आपकी फैमिली के अंदर भी कुछ कुछ नॉर्म्स होंगे ना, कुछ कुछ ऐसे अनरिटन रूल्स होंगे। जैसे घर आना है तो आप अपना सारा सामान उठा के रखोगे वरना मम्मी से अच्छी मार पड़ने वाली है। ये मम्मी ने पहले ही बोल के रखा है कि जैसे ही स्कूल से घर आओगे अपना अपना सारा सामान उठा के अपनी अपनी जगह पर ही रखोगे, अगर इधर उधर फैलारा किया तो मम्मी पिटाई कर सकती हैं। तो हमको ये बात पता है कि यार ये काम नहीं करना है, तो दैट मीन्स आप उसी तरह से बिहेव करते हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके घर में एक नॉर्म है कि सभी जो है जब डिनर करेंगे तो एक साथ में एक ही टेबल पे बैठ के डिनर करने वाले हैं, तो दैट इज अ नॉर्म। लिखा नहीं है कहीं आपके घर वालों ने, लेकिन सबको पता है कि डिनर भाई सब लोग साथ में बैठ के ही करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ऐसे कुछ नॉर्म्स होते हैं जो एक ग्रुप के अंदर बनाए जाते हैं और उन्हें सभी लोग फॉलो करते हैं। इससे दिखता है कि ग्रुप किस तरह की चीज़ों को फॉलो करता है। देन स्टेटस, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि स्टेटस जो है वो एक रिलेटिव सोशल पोजीशन है जो ग्रुप मेंबर्स के पास में होती है। ये पोजीशन ये जो स्टेटस होता है ये या तो एस्क्राइब्ड होगा, मतलब उसको दिया जाएगा, या तो फिर वो इसको अचीव करेगा अपने हार्डवर्क के थ्रू या अपने एक्सपर्टीज़ के थ्रू। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक ग्रुप बना, उस ग्रुप में आपने किसी को लीडर बना दिया, तो उसका स्टेटस क्या है, लीडर का। तो लीडर क्या है कि उसका स्टेटस, उसकी पोजीशन जो ग्रुप में है। अब या तो आपने उसको लीडर इसलिए बनाया है क्योंकि उसके अंदर लीडरशिप वाली क्वालिटी देखने को मिलती है, सब उसकी बात सुनते हैं, या आप सब में वो सबसे ज़्यादा एज वाइज बड़ा है या बड़ी है, ठीक है, तो इसलिए आपने उसको लीडर बना दिया। या फिर हमने देखा कि भाई उसने बहुत हार्डवर्क करा है, सबने उसकी बात को माना है और साथ ही साथ में जो है सब मतलब वो जो भी चीज़ बोलता है उसके सभी लोग मानते हैं और उसके डिसीजंस भी बहुत सही होते हैं, तो इसलिए हमने उसको लीडर बना दिया। तो या तो वो एस्क्राइब्ड होगा कि आपने उसको के सीनियरिटी की वजह से बना दिया, या तो फिर वो अचीव्ड होगा कि उसने उतना हार्डवर्क किया है इसलिए आपने उसको लीडर बना दिया। तो स्टेटस जो है वो ये सारी चीजें उसके अंदर होती है। नाउ बाय बीइंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वी एंजॉय द स्टेटस एसोसिएटेड विद दैट ग्रुप। तो जब भी आप किसी ग्रुप के मेंबर होते हो तो आप उसमें जो भी आपका स्टेटस है उसको एंजॉय करते हो, एंड ऑल ऑफ अस देयरफॉर स्ट्राइव टू बी अ मेंबर्स ऑफ सच ग्रुप्स। और इसी चीज़ के लिए भी हम लोग सब किसी ग्रुप के मेंबर बनना चाहते हैं जिनका स्टेटस हाई होता है उनके मोस्ट ऑफ द टाइम।
या फेवरेबली जो है मतलब उसको देखा जाता है एज बाय अदर्स। इवन विद इन अ ग्रुप डिफरेंट मेंबर्स हैव डिफरेंट प्रेस्टीज एंड स्टेटस। मतलब जैसे कोई ऐसा ग्रुप है ना जिसका बहुत ही हाई स्टेटस है तो आप उसके मेंबर बनना चाहोगे, ठीक है, या उसको आप दूसरे ग्रुप्स से थोड़ा सा फेवर करोगे एज कम्पेयर्ड। साथ ही साथ में जो डिफरेंट मेंबर्स होते हैं उनके ग्रुप में अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेटस, डिफरेंट डिफरेंट प्रेस्टीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जो क्रिकेट में कैप्टन होगा टीम का, उसका स्टेटस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू अदर टीम मेंबर्स। ऑल्दो सब एक दूसरे से इक्वल हैं, लेकिन जस्ट स्टेटस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो शायद रिस्पेक्ट थोड़ी सी ज़्यादा हो गई। इज दैट क्लियर? सो इस तरह से जो है ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, स्टेटस होते हैं। देन यू हैव इज कोहेसिवनेस और टुगेदरनेस। मतलब आप सबके बीच में एक बाइंडिंग, एक जो है मतलब काइंड ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे को लेके, और आप लोग सब एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड रहोगे। एक टुगेदरनेस आपके अंदर रहेगी। अगर वो टुगेदरनेस नहीं है तो शायद वो ग्रुप भी नहीं होगा। टुगेदरनेस का मतलब होता है ना कि सब साथ में रह रहे हैं, सब एक दूसरे से मिलजुल के रह रहे हैं। And as the group becomes more cohesive, group members start to think, feel and act as a social unit and less like isolated individuals. तो जैसे जैसे ग्रुप जो है वो ज़्यादा cohesive होता है, उसके अंदर ज़्यादा टुगेदरनेस आती है, वैसे वैसे ग्रुप मेंबर्स जो हैं वो एक सोशल यूनिट की तरह सोचने लग जाते हैं, फील करने लग जाते हैं। एंड अब जो है वो आइसोलेटेड नहीं है, मतलब अब ऐसा है कि वो किसी ना किसी के साथ में तो जुड़े हुए हैं, वो बिल्कुल अकेले नहीं है, राइट। एंड मेंबर्स ऑफ अ हाईली कोहेसिव ग्रुप, उनके अंदर ज़्यादा डिज़ायर होता है कि वो ग्रुप में ही रहें एज कम्पेयर टू दोज जो थोड़े लो कोहेसिव ग्रुप में। मतलब अगर कोई ऐसा ग्रुप है जिसके बीच में एकता बहुत ज़्यादा है, यूनिटी बहुत ज़्यादा है, टुगेदरनेस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ग्रुप के जो मेंबर्स होंगे वो हमेशा किसी न किसी ग्रुप के पार्ट रहेंगे। लेकिन मान लो कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें इतनी ज़्यादा टुगेदरनेस या इतनी फीलिंग ऑफ कोहेसिवनेस नहीं है, तो शायद वहाँ पर उतनी आपको मतलब उन मेंबर्स के अंदर वो चीज़ ज़्यादा ना देखने को मिले कि हमको किसी ग्रुप का पार्ट रहना ही रहना है। इज दैट क्लियर? तो ये 4 जो है एलिमेंट्स होते हैं किसी ग्रुप स्ट्रक्चर के। आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, देखो ऐसे आप यहाँ पे लिखो ग्रुप स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड एक आध बादल बना दो, इस बादल से थोड़ी बारिश गिरा देते हैं, ठीक है। एक हो गए रोल्स, एक हो गए नॉर्म्स, ठीक है, फिर एक हो गया क्या, कोहेसिवनेस, और एक हो गया स्टेटस, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है एक ग्रुप स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। जैसे यहाँ पर हमने ड्रॉ किया था इसका, यहाँ तो खैर हमने बहुत सारी चीज़ों को नोट कर दिया अपने समझने के लिए, बाकी आप इसको भी ड्रॉ कर सकते हो अपने तरीके से, आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये चीज़ें याद रहेंगी बिल्कुल, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मुंह पे ही याद रहेगा, बोलते से ही याद आ जाएगा। किसी ने पूछा ग्रुप एलिमेंट्स क्या होते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो तुरंत याद आ गया। इस पर शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन, हमने पढ़ा ग्रुप स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने 4 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप स्ट्रक्चर को डिस्कस किया, हमने टकमैन के 5 डेवलपमेंटल स्टेजेस को डिस्कस किया। आई होप सो दिस मच इज क्लियर टू यू, और ये सब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। आप बस एक चीज़ करो कि जो अभी तक हमने पढ़ लिया है आप उसको एक बार अच्छे से अपनी बुक के अंदर रीड करो, ठीक है। ये देखो थोड़ा सा बच गया है कुछ कुछ, हालांकि इसको हम नेक्स्ट में भी देखेंगे। तो कोहेसिवनेस का मतलब क्या होता है, एक टीम स्पिरिट या एक वी फीलिंग कि हम सब एक दूसरे से बिलोंग करते हैं, और ऐसे मतलब इस तरह के ग्रुप्स को छोड़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक्सट्रीम कोहेसिवनेस अगर होगी तो वो शायद फिर ग्रुप के इंटरेस्ट में नहीं होगी। मतलब ये एक चीज़ भी है कि अगर फिर ग्रुप के अंदर बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिलोंगिंगनेस है और बहुत ही ज़्यादा आप एक दूसरे के ही बारे में सोच रहे हो, तो शायद आप ग्रुप के गोल के बारे में नहीं सोच पाओगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे मान लो ग्रुप का कोई एक गोल है, आप उसको अचीव करना चाह रहे हो, लेकिन कोई एक मेंबर है जो उसके लिए मना कर रहा है, लेकिन आप लोगों के बीच में एक बहुत ही सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, तो आप बोलोगे नहीं नहीं ग्रुप मेंबर की बात सुनो, गोल को छोड़ दो, तो कहीं ना कहीं ग्रुप का इंटरेस्ट शायद फुलफिल ना हो पाए। तो इस फिनोमेना को एक ग्रुप थिंक कहा गया है, जो एक्सट्रीम कोहेसिवनेस को दिखाता है, और इसी ग्रुप थिंक को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कोहेसिवनेस आपको समझ में आ गई कि आप किसी ग्रुप के मेंबर हो तो आप उसमें एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रखते हो, एक वी फीलिंग रखते हो, हम सब साथ में हैं, ठीक है। जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होता है तो आप लोग ऐसे रखते हो ना, नहीं नहीं हम फ्रेंड्स हैं, और फिर आप उसमें किसी और को एंटर नहीं होने देते हो, राइट। तो वो एक कोहेसिवनेस। लेकिन एक्सट्रीम कोहेसिवनेस को क्या बोलते हैं, ग्रुप थिंक, और इसी ग्रुप थिंक को नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको यहाँ तक जितना हमने पढ़ लिया है इसको अच्छे से एक बार रीड करके रखो। इसमें कहीं लग रहा है कि ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, यहाँ पर डाउट आ रहा है, तो वो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, आपके सभी डाउट्स को मैं वहाँ पर आंसर कर दूंगी। तब तक के लिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। पर अभी रुको, अभी नहीं जाना है,
जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो कि डेली लेक्चर्स आपको मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ जो मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जिसे आप गूगल पे बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हो। जैसे ही इसे गूगल पे एंटर करोगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर सारे टॉप कोर्सेज हैं, टॉपर्स भी हैं, हाई क्वालिटी एजुकेशन भी है विथ बेस्ट टीचर्स। तो जो भी कोर्स, क्लास, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर, टॉपिक आपको पढ़ना है उस पर क्लिक करते जाना, ठीक है। वॉच नाउ पर क्लिक करना, वीडियो ओपन हो जाएगा और इसी के साथ में आपको 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी विथ क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स। तो आराम से अपनी पढ़ाई करो, एक सीक्वेंस में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ढूंढने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ ताकि वो भी इस 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स एंड ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप सब कुछ देख सकते हो। और इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो जल्दी से कर दो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सब पर मिलेगा। मैग्नेट ब्रेन्स सब जगह है, ठीक है। तो अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, कोई डाउट हो तो हमसे पूछो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।